नमस्ते सभी को। आज जो हम पढ़ेंगे स्पेशली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा बच्चे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप चिंता मत। हमने एक चार्ट लिया है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं पूरा गारंटी देता हूँ आपका ये क्वेश्चन कैसे लिखना है आप यहाँ पर सीख जाओगे। क्लियर? तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप सीख जाओगे, इस वीडियो ख़त्म होते होते आप सीख जाओगे। लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया के बारे में ये पहले पढ़ेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। लैंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट है। ओके, लैंड को यूटिलाइज, कुछ सेक्टर लैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर बैरन एंड वेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं, लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में कन्वर्ट करते हैं, परमानेंट पेस्टूर एंड ग्रेजिंग लैंड में कन्वर्ट करते हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स में कन्वर्ट करते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन फेलो लैंड दो टाइप का होता है, उसमें भी कन्वर्ट करते हैं, कारेंट फेलो, अदर देन फेलो, फिर नेशन एरिया। ये जो 9 पॉइंट्स है, इस 9 पॉइंट्स को हमने एक चार्ट में लिख दिया है। पहले मैं एक्टिविटी करूंगा आपके सामने, और एक्टिविटी देखते देखते आप समझ जाओगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, सारा क्वेश्चन आप इसी में सीख जाओगे। क्लियर? तो देखिए, मैंने चार्ट में किया दिया, फॉरेस्ट दिया है, बैरन एंड वेस्टलैंड दिया है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स दिया है। आपको चार्ट नहीं लिखना है एग्जाम में, ओके, ये समझने के लिए। फिर जैसे दिया है, एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री एंड क्रॉप्स है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है, कारेंट फेलो में, सॉरी, फेलो लैंड में 2 है, एक तो कारेंट फेलो है, एक अदर देन कारेंट फेलो है, नेशन एरिया है। तो हम इधर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए, बुक का जो आंसर है, बुक का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें सिर्फ ये डिस्कशन हुआ है। बुक का जो बुक के हिसाब से हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, फिर नीचे जो है अदर देन करेंट फेलो के बारे में और नेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ख़त्म? तो देखिए, हम चार्ट में जाते हैं। आप बोलोगे सर ये चार्ट समझ में नहीं आता, बच्चे पाई चार्ट देखते ही थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है। आई एम सॉरी टू एबनॉर्मल तो नहीं, तो मतलब थोड़ा सा बच्चे को परेशानी हो जाता है, पाई चार्ट टाई चार्ट इस क्या से आ गया। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत इजी से समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये पाई चार्ट 1960-61 का जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज का पाई चार्ट है। ये 1960-61 का है। ये है 2008-2009 का जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी का पाई चार्ट है। जैसे हमने दिया है ना, जो चार्ट में लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हमने लिखा था, सेम ऐसे है। जैसे फॉरेस्ट है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, ये सारे उन्होंने लिख दिया था। कितना लिख दिया था? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है। ये 9 तक उन लोगों ने डिविशंस किया है। जो एरिया है इंडिया का, उस एरिया को 9 तक उन लोगों ने डिविशन किया है। पहला वाला फॉरेस्ट है, आप इस चार्ट में देख लीजिए। ओके, इस चार्ट में देखिए 1960-61 में फॉरेस्ट कितना और एरिया है 18.11%। ये 4% बढ़ गया है। ये कितना परसेंट बढ़ गया है? 2008 और 9 में थोड़ा बढ़ गया है 22.78%। क्लियर? तो ऐसे हमने चार्ट में लिखा है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चार्ट में पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, ये चार्ट में हमने लिखा है, ये देखिए चार्ट बनाया है फॉरेस्ट। आप जाते हैं डिस्कशन में। फॉरेस्ट में 1960-61 और 2008 एंड 2009। 1960-61 18.11%, 2008-2009 22.78%। ओके, ये जो वैल्यूज़ है इसको आप याद नहीं करना है, ये वैल्यूज़ को याद नहीं करना है, एग्ज़ाम में वैल्यूज़ नहीं आएगा। क्लियर? तो बहुत सारा बच्चे हैं बोलेंगे सर हमारा तो बुक में 2016 और 17 दिया है या 17 to 18 दिया है। चिंता मत करो, जो वैल्यूज़ है वो आप देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बोला है, हालांकि थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, द नेशनल इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिया में 1952 में द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया है। तो 1952 में द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोला है इंडिया का जो एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट एरिया होना ज़रूरी है टू बैलेंस द इकोलॉजी। ओके, तो 33% तो नहीं है, 22.78% है 2008 में। क्लियर? और 2017-18 में शायद 24% समथिंग होगा। ओके, लेकिन 33% नहीं है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरी इजी है, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है बैरन एंड वेस्टलैंड, ये भी बढ़ गया है। बैरन एंड वेस्टलैंड, सॉरी, ये घट गया है। बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर जो जमी था, वेस्टलैंड था, वो घट गया है। पहले ज़्यादा था,
12.01%, अब 2008 और 2009 में 8.61% हो गया है। तो आपको सिर्फ लिखना है बैरन एंड वेस्टलैंड इंडिया में किसे कहा जाता है। बैरन एंड वेस्टलैंड इंडिया में उससे कहा जाता है जो रॉकी लैंड है, जो एरिड लैंड है, जो डिज़र्ट एरिया से, उसे बैरन एंड वेस्टलैंड कहा जाता है। ख़त्म। तो अभी पूछा जा सकता है कि बैरन एंड वेस्टलैंड किस लिए घट रहा है। ओके, फॉरेस्ट एरिया किस लिए बढ़ गया है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ किस लिए घट गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है, एक ही आंसर है, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ये बुक में नहीं है, मैंने लिखा है, कलेक्ट करके आप ये नोट्स लिख लो। ओके, पहला है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होने से हमारा क्या होगा, सेटलमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों का घर भी बढ़ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, बहुत सारे एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर वन। नंबर टू में एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट बढ़ जाता है। लोगों का पहले छोटा घर था, अभी बहुत सारा घर हो गया, लोग भर रहे हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह भर गया, तो एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट्स हो गया। प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स, लोग ज़्यादा हो गए, इतना लोग हो गए तो एग्रीकल्चर ज़्यादा करना है, तो एग्रीकल्चर लैंड में प्रेशर बढ़ गया है। ओके, देन इल्लीगल एनक्रोचमेंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलीगल एनक्रोचमेंट, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, इलीगली बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो हमारा जो लैंड है, जो लैंड पहले वेस्ट लैंड था या फॉरेस्ट लैंड था, उसमें बांग्लादेश का लोग बसोबास करने लगे, वहाँ पर सेटलमेंट करने लगे, तो वेस्ट लैंड कम हो गया। क्लियर। तो सारा जो आंसर है इसमें मिलेगा। फिर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आप याद रखिए। पहले इंडियन इकोनॉमी कितना था, 90% पीपल, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था लगभग 90% पीपल एग्रीरियन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन धीरे धीरे एग्रीरियन इकोनॉमी कम हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा हो गया, इंडस्ट्री आ गया, तो अभी ओनली 69 to 74% लोग एग्रीरियन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी लोग इंडस्ट्री के ऊपर, नॉन एग्रीरियन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ। नेक्स्ट देखिए, एज द प्रेशर ऑन लैंड इज इंक्रीज्ड बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ रहा है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस का सारा जो है उसका आंसर है, किस लिए बढ़ रहा है, किस लिए घट रहा है, जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, यही आंसर आपको देना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, ये वीडियो ख़त्म होते होते आप सीख जाओगे। नेक्स्ट क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। ये कौन सा एरिया है इंडिया में सेटलमेंट को भरा गया। सेटलमेंट में हम एग्रीकल्चर नहीं करते, रोड्स के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं करते, रेलवेज़ के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं करते, इंडस्ट्री के बीच में एग्रीकल्चर नहीं करते। तो ये सब कहाँ पर पड़ता है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। पहले भी ये सब के बारे में बात किए थे। अब देखिए नॉन एग्रीकल्चर यूजेस क्या है, अभी बढ़ गया है, पहले 4.95 था, अभी 5.57 हो गया। किस लिए बढ़ गया, कि इंडस्ट्री बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, रोड भी बढ़ गया तो बढ़ गया। तो सारा जो किस लिए बढ़ गया बोलने से आपका आंसर क्या होगा, यही आंसर है, किस लिए बढ़ गया बोलने से यही आंसर है। आप वीडियो देखते जाओ, पूरा ख़त्म होगा, आप चिंता मत करो, ये बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट है परमानेंट पेस्टूर एंड ग्रेजिंग। ये देखो, परमानेंट एक पेस्टूर है, एक लैंड है, वहाँ पर परमानेंट पेस्टूर है एंड ग्रेजिंग है। परमानेंट पेस्टूर एंड ग्रेजिंग का मतलब क्या है, जो गाय भैंस चारा खाते हैं, घास खाते हैं, ये परमानेंट है, वो घास खाने के लिए ये एरिया है। अभी क्या है, धीरे धीरे कम हो गया, माइग्रेशन आ गया, बांग्लादेश से लोग आकर इस एरिया में वो लोग घर बनाया। ओके, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, तो इसका जो परमानेंट पेस्टूर क्या है, घट गया है। तो इसका जो एक पॉइंट है, इसको आपको लिखना है नोट में, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्टूर हैज़ डिक्रीज। ये क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, इसको आप याद रखना है, ये आप नोट में लिखेंगे। ओके, ये डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोप्स। इसके बारे में नोट में नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एरियाज ऑफ मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोप्स का मतलब जिस एरिया में, एक छोटा सा एरिया में ट्री नेचुरली ग्रो होता है, ग्रोप्स नेचुरली ग्रो होता है। आप बोलोगे सर इसका और फॉरेस्ट का क्या डिफरेंस है, ये छोटा सा एरिया है और फॉरेस्ट बड़ा सा एरिया है। फॉरेस्ट में भी ट्री नेचुरली ग्रो होता है, ग्रोप्स नेचुरली ग्रो होता है, लेकिन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। अगर फॉरेस्ट को देखो, ये फॉरेस्ट एरिया है, ये एरिया मिसलिनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड ग्रोप्स होगा इतना छोटा। ये एरिया कहाँ मिलता है, ये एरिया हमारे स्कूल के पास, हमारा जो स्कूल के पास देखा है ना, उस तरफ बंजर नहीं, बहुत सारा पेड़ ऐसे
आम का पेड़, बहुत सारा पेड़ हो गया, तो उसको हम कहेंगे एरियाज अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रुप्स। ये धीरे धीरे क्या हो गया, 1.5 था, धीरे धीरे कम हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ स्कूल का। हमने क्या किया, वो जो पेड़ पौधे थे उसको काट डाला। काटने के बाद पीछे की तरफ, हमारे स्कूल के पीछे की तरफ जो पेड़ पौधे था ना, उसको काट कर ढालकर एक असेंबली जैसे बनाया ना, तो वही हो गया। क्लियर? तो ये इसके बारे में नहीं लिखना है नोट्स में। ओके, देन कल्चरेबल वेस्टलैंड। एक वेस्टलैंड होता है जो एग्रीकल्चर किया जा सकता है। स्पेलिंग देखो, CULTRUABL, कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कल्चरेबल वेस्टलैंड पहले 6.23% था, वेस्टलैंड था, अभी ये कम हो गया 4.17%। किस लिए कम हो गया, वही है आंसर। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसके बारे में भी नहीं लिखना है, फिर भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो लैंड होता है जो मोर देन 5 एग्रीकल्चर एयर्स के लिए ये ऐसे ही रखा जाता है। इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे ही रखा दिया मोर देन 5 एग्रीकल्चर एयर्स के लिए। ओके, ये धीरे धीरे क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड पहले 6% था, अभी कम हो गया। ये किस लिए कम हो गया, अगर क्वेश्चन आता है, आंसर सिर्फ यही है, सेम आंसर है। ओके, यही आंसर है आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, करंट फेलोलैंड। करंट फेलोलैंड पहले था 3.73%, अभी 4.76%। इसका जो करंट फेलोलैंड किस लिए बढ़ रहा है, इसका जो आंसर है वो दूसरा है। इसका आंसर क्या है, अभी क्या है, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन 1971 में, 1970s में जो ग्रीन रिवोल्यूशंस हुआ था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स लैंड में यूज़ किया जाता था। तो लैंड का फर्टिलिटी कम हो गया, तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, लैंड को 6 महीने के लिए, 7 मंथ्स या 8 मंथ्स के लिए लैंड को ऐसे अनकल्टिवेटेड रखते हैं। जब 7 मंथ्स और 8 मंथ्स लगभग लेस देन 1 एग्रीकल्चर एयर के लिए लोग ऐसे रख देते हैं, उसको हम कहते हैं करंट फेलोलैंड। तो करंट फेलोलैंड बढ़ गया है। ओके, धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अदर देन करंट फेलोलैंड। अदर देन करंट फेलोलैंड ये कम हो रहा है, अदर देन करंट फेलोलैंड। आई बोलोगे सर अदर देन करंट फेलोलैंड हमने पहले डिस्कस किया था, फिर से मैं बोलता हूँ। अदर देन करंट फेलोलैंड उसे कहा जाता है जिस एरिया को 1 एग्रीकल्चर एयर से 5 एग्रीकल्चर एयर तक ऐसे रखा जाता है। इसमें क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बहुत घट जाता है। सॉइल का फर्टिलिटी घट जाता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं किया जाता। ओके, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर करने में आपको क्या है, फर्टिलिटी देना पोटास देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए, कॉस्ट। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सारा पैसा चाहिए। आकर इसमें आप मैन्योर डालोगे, फिर फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पोटास वगैरह डालोगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये जो एरिया है, बहुत क्वालिटी जो है, बहुत पुअर क्वालिटी है। तो इसके बारे में लिखा है इधर पुअर क्वालिटी, ये जो एरिया है पुअर क्वालिटी है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशंस ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। अगर इसमें हम एग्रीकल्चर करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्लियर? ये हो गया आपका अदर देन करंट फेलो। नेक्स्ट में है, लास्ट में है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया 2008 और 9 में 46.24% है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया किसे कहते हैं, जिस एरिया में एग्रीकल्चर शोन होता है और हार्वेस्ट होता है, जिस एरिया में एग्रीकल्चर होता है उसे कहते हैं नेट शोन एरिया। क्लियर? अभी 46.24%। इसमें एक बात है जो आपका बुक में लिखा गया है, इसलिए बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बुक में ये लिखा गया है जो फेलो लैंड है, जैसे करंट फेलो है और अदर देन करंट फेलो है। करंट फेलो जो 6 महीने या 7 महीने के लिए जो रखा गया है अनकल्टिवेटेड कर, और अदर देन करंट फेलो जो 1 साल से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड कर रखा है। अगर उसमें कल्टिवेशन किया जाए तो ये दोनों कहाँ में आ जाएगा, नेट शोन एरिया में आ जाएगा, नेट शोन एरिया में उसका पार्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला गया करंट फेलो को अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो 4.7% नेट शोन एरिया हो जाएगा। अदर देन करंट फेलो को अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो 3.37% एग्रीकल्चर हो जाएगा। और नेट शोन एरिया इंडिया का कितना है, अकॉर्डिंग टू 2008 और 9 सेंसस के 46.24% है। तो टोटल मिलाकर कितना होता है, 54.37%। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ लिख दीजिएगा नेट शोन एरिया, एक लाइन लिखिएगा, नेट शोन एरिया 46.24% अकॉर्डिंग टू 2008
एंड 2009 का हिसाब से। अगर आपका बुक में 2017 का सेंसस है तो आप 2070 का रिपोर्ट दे दीजिएगा, उसमें कितना है वो दे दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं कौन सा है, क्वेश्चंस में जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस आता है इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में, इंडिया के बारे में बोलना है। वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मास सिंस 1960-61, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में कैसे आपको आंसर लिखना है, वेरी इजी, आंसर लिखना वेरी इजी है। आपने पूरा पढ़ डाला लैंड यूज़ पैटर्न के लिए। पहले आपको लिखना है, ये देखिए, पहले लैंड यूज़ डिटरमाइंड बाय, ये देखिए, यूज़ ऑफ लैंड और लैंड यूज़ इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, और ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, कल्चर एंड ट्रेडिशन है। ये नंबर 1 आपको 5 पॉइंट देना है 5 मार्क के लिए। फिर देना है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी देखिए इंडिया का सर्वे कैसे हुआ है। इंडिया का सर्वे सिर्फ 93% जो एरिया है उसको सर्वे किया गया है। बहुत सारा एरिया में सर्वे नहीं किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर का ये पोर्शन, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। और जो बॉर्डर एरिया है अरुणाचल प्रदेश, चाइना के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया सर्वे नहीं किया गया। नागालैंड, मणिपुर, इसमें म्यांमार के साथ जो बॉर्डर एरिया उसमें सर्वे नहीं किया गया। त्रिपुरा और मेघालय उसमें सर्वे नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सर्वे किया गया, नो डाउट, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है, कुछ जो बॉर्डर एरिया है उसमें सर्वे नहीं किया गया। आसाम का पूरा सर्वे किया गया। तो कितना सर्वे किया गया, लगभग 93% लैंड को सर्वे किया गया। तो इसके बारे में आपको कैसे लिखना है, इसके बारे में आपको लिखना, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कितना क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इजी है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्टूर क्या हो गया, हैज़ डिक्रीज, ये डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में लिखना है, अदर देन करेंट फेलो लैंड्स। अभी करेंट फेलो, अदर देन करेंट फेलो लैंड के बारे में बोलना है। मोस्ट ऑफ द अदर देन, ये देखिए, अदर देन करेंट फेलो लैंड्स आइदर पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेट शोन एरिया के बारे में। ये देखो, द नेट शोन एरिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखिए। द नेट शोन एरिया ऑफ इंडिया इज़ 46.24%, 2008-2009 का 46.2% है। फिर लिखना है ये, अगर ये नेक्स्ट को आपको समझ में आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो मत लिखना। इसमें बोला गया है, इफ़ द फेलो लैंड आफ्टर कल्टीवेशन, जो हमने छोड़कर रखा है, आफ्टर कल्टीवेशन हम करेंगे तो नेट शोन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट कम्स टू 54.54%। ओके, तो ये आपको अगर अच्छा लगे तो लिखिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा नोट्स। क्लियर। नेक्स्ट में देखिए नेट शोन एरिया स्टेट वाइज कैसा है। बहुत सारा स्टेट, पंजाब, हरियाणा में ओवर 80% नेट शोन एरिया है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, एंड अंडमान निकोबार में नेट शोन एरिया लेस देन 10%, बहुत कम है। तो उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा, ईजी। अभी देखो क्या लिखना है, नेट शोन एरिया इज ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसका एक लाइन हो गया, ख़त्म। इतना इजी है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप नोट्स लिखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट एरिया हमने पहले पढ़ा था, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने 1952 में बोला था 33% फॉरेस्ट एरिया चाहिए, लेकिन हमारा फॉरेस्ट एरिया अभी तक 33% का नीचे है। उसके लिए एक लाइन लिख दीजिए, ख़त्म। नेक्स्ट आपको कौन सा लाइन लिखना है, इतना सारा लाइन आपका आ रहा है, आप सिर्फ 5 लाइन को याद रखना है। नेक्स्ट है वेस्टलैंड इंक्लूड्स, वेस्टलैंड के बारे में, इंडिया में वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरिया को वेस्टलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज। नॉन एग्रीकल्चर यूसेज का कहा इंक्लूड्स कौन सा है, सेटलमेंट से, रोड से, रेलवे से, इंडस्ट्री से। कितना इजी है इसका आंसर लिखना, ये आता है एग्जाम में, बच्चे डर जाते हैं, मत डरो, इसका आंसर पहले लिखो, पहले आंसर लिखो, लिखने के बाद ये पॉइंट लिखो, देखना बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चंस दिया है, जो भी क्वेश्चन है इसके साथ एक लेस दे देगा, इसके साथ एक टेल दे देगा। टेल में क्या बोला है, टेल क्वेश्चंस देखो,
वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मास सिंस 1960 to 61। ये जो मास 1960 to 61 ज़्यादा क्यों नहीं, फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 4% बढ़ा है, किस लिए ज़्यादा नहीं बढ़ा है फॉरेस्ट एरिया? तो इसका आंसर किस लिए नहीं बढ़ा, किस लिए कम हो गया, किस लिए घट गया, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। कोई भी क्वेश्चंस हो, किस लिए कम हो गया, किस लिए घट हो गया, तो इसका आंसर ये होगा ड्यू टू, आप बोलना ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट्स, प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स, इलीगल एनक्रोचमेंट, changing structure of Indian economy as the pressures on the land is increased both from the agriculture and non agriculture sector। तो इसका आंसर आपको मिल गया। तो अभी देखो कैसे आंसर लिखा, अभी आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए हमने पहले क्या लिखा, फॉरेस्ट के बारे में लिखा, इसका फॉरेस्ट का लिखा, फॉरेस्ट क्या है, कम है, 33% से कम है, तो आपका एक आंसर हो गया फॉरेस्ट के ऊपर। तो ये आपका पॉइंट हो गया, जब नोट लिखोगे ये पॉइंट हो गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33%, लेकिन 33% से कम है, तो इसका पॉइंट हो गया। सेकंड, बैरन एंड वेस्टलैंड का ये पॉइंट हो गया। बैरन एंड वेस्टलैंड इंडिया में को किस कहा जाता है, रॉकी को कहा जाता है, एरिड डिजर्ट एरियाज को बैरन एंड वेस्टलैंड कहा जाता है। फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूसेस, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूसेस किसे कहा जाता है, सेटलमेंट को कहा जाता है, रोड्स को कहा जाता है, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये इंक्लूड है। नेक्स्ट, परमानेंट पास्तूर एंड ग्रेजिंग लैंड्स किसे कहा जाता है, और वो किसे नहीं,